हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। आज हम उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द ऑर्गेनेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो तो सबसे पहले ये देखा था कि जो इससे इसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन थी वो थी हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स टू टाइप की हो सकती है, रफ हो सकती है और स्लाइम हो सकती है। ठीक है, जो रफ ग्लाइकोकैलिक्स होगी उसको बोलेंगे कैप्सिड, और जो स्लाइम होगी चिकनी होगी उसको बोलेंगे स्मूथ। फंक्शन क्या होता है इसका? What are going to the function of glycocalyx? Because glycocalyx प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, तो इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट। तो ये जो दो चीजें हमने देखी हैं ये अटैचमेंट के बेसिस पे ही है। अगर हमारा ग्लाइकोकैलिक्स रफ सरफेस से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं कैप्सिड, और अगर वो स्लाइम चिपचिपी जो सरफेस होता है उससे अटैच होता है उसको बोलते हैं स्मूथ। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। दिस इज अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट आएंगे हम किस पे? जो सेकंड मोस्टली हमारी दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सेल वॉल जो बनी होती है किसकी वजह से है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं, पेप्टिड जो वर्ड आया है पेप्टाइड बॉन्ड्स का है। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली अमीनो एसिड्स के बीच में होते हैं, और ग्लाइकॉन जो ग्लूकोज से आया है, यहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में, कौन कौन से ग्लूकोज होते हैं उसके बारे में। अब इसके अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है सेल वॉल का वो रहता है तो ये सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराता है, प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेल वॉल। इसके नीचे थी हमारी थर्ड मोस्ट थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किस किस की बनी हुई है ये लिपिड्स, प्रोटीन, ऑलिगोसैकेराइड्स, इनकी बनी हुई है। जो फंक्शन होता है इसका क्या है? सबसे पहले है क्या? ये जो है ये सेमी परमिएबल, क्या लिखते हैं? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल है, यानी इट अलाउज
It allows to exit and entry of some substances. तो इसके जरिए सेमी परमेएबल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को खुद के सेल से बाहर फेंक देती है और जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं सेल के लिए उनको अंदर ले लेती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, दैट इज मेसोसोम्स। So what are the mesosomes? So mesosomes are the unfoldings of plasma membrane. Okay, unfoldings of plasma membrane. And how many types of mesosomes are there? Mesosome कितने प्रकार के होते हैं? So if we are talking about, we are going to be talking about the types of mesosome, then there are three types of mesosome. एक तो होती है वेसिकल, ठीक है, जो राउंड होती है। एक होती है हमारी ट्यूब, जो ट्यूब फॉर्म में होती है, और एक होती है हमारी लैमेला, ठीक, मल्टी फॉर्म में होती है। तो ये होते हैं मेसोसोम के टाइप्स। देन अगर हम वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट what are the function of mesosomes? So the function of mesosomes is going to DNA replication में हेल्प करता है, DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सिक्रीशन हो गया, और इसके अलावा कुछ फंक्शंस और होते हैं इसके। तो ये होता है हमारा मेसोसोम्स। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में डिटेल स्टडी करी, ग्लाइकोकैरियोट्स क्या है, ये टाइप का है, और ये सब चीजें देखेंगे, फंक्शन क्या क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेसोसोम के बाद में हमारा क्रोमैटोफोर। सो ये मैं इरेज कर देता हूँ। सो नेक्स्ट आएगा हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, क्रोमैटोफोर। So what are the chromatophores? Chromatophore are these are the mesosomes which have pigment is known as chromatophore. तो क्रोमैटोफोर कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली मेसोसोम्स ही होते हैं, लेकिन जब मेसोसोम के अंदर पिगमेंट आ जाता है तो उसको क्रोमैटोफोर बोल देते हैं। और एज वी ऑल नो फंक्शन क्या होने जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू द फंक्शन of chromatophore? So the function is going to it helps to photosynthesis। तो इसकी किसमें हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट ऑर्गन आएगा हमारा न्यूक्लियोइड।
न्यूक्लियोइड। हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारा डीएनए होता है। डीएनए होता है लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड होता है। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड होता है हमारा डीएनए। न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको। इसमें होता है हमारा राइबोसोम होता है। अब इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर और होता है डीएनए के पास में, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसा स्ट्रक्चर है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये कह सकते हो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, या कह सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा प्लाज्मिड। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, या कह सकते हो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, कह सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड। And the function of plasmid is going to what? The function of plasmid is going to, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड कराता है resistant, it provides resistance to the antibodies. ओके, यहाँ हमने देखा क्रोमैटोफोर क्या होता है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन देखा, उसका पोजीशन देखा, फिर न्यूक्लियोइड देखा, उसके बाद हमने न्यूक्लियोइड के पास में स्ट्रक्चर था, इससे मैं अलग से डिस्कस नहीं करा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड में डिस्कस कर लिया है प्लाज्मा। तो उसके बारे में हमने आपको बताया। ओके, डीएनए का फंक्शन आप सबको पता है, इट ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमारे यूरोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। So next structure is going to what? अब हम देखेंगे राइबोसोम्स। ओके, अब हम देखेंगे राइबोसोम्स। Ribosomes. So what are the ribosomes? Ribosomes क्या होते हैं? These are the dot-like structure which present in the cell या बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया। बिकॉज हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में, और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे के बैक्टीरिया में होते हैं राइबोसोम्स। अब सवाल आता है कि which types of ribosomes is present in bacteria? So ribosomes जो बैक्टीरिया होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। 70S टाइप के जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। There are two types of ribosomes, 70S और 80S। बैक्टीरिया में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं S क्या है। 70 के साथ जो S आ रहा है, S क्या है असल में? S को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो स्वेडबर्ग ने करी थी, तो इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया एस के बारे में। अब सवाल आता है कि ये जो इसके सब यूनिट्स क्या क्या होते हैं। अगर इसके सब यूनिट्स की अगर हम बात करें, सब यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 70S के जो सब यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 50S,
प्लस 30s। अगर आप देखेंगे कि 50 और 30 में तो 80 होता है, ds को 70s कहा गया है बिकॉज these are not additive terms. Okay, because these are not additive terms, that's why we call it 7ks type ribosome. Next अगर हम बात करें ADS टाइप की, ADS टाइप राइबोसोम की अगर हम बात करें तो उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 60s plus 40s। ओके, लेकिन इसको ADS बोलते हैं बिकॉज we have already discussed that these are not additive terms, that's why हम इनको जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इनको 70s और 80s बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि भैया किस बेसिस पे हम इनको 70 और 80 बोल सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं इसके सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली मान के चलिए, उसमें हमने सेल डाली, उसको जोर से हमने सेंट्रीफ्यूज किया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ठीक है उनके डेंसिटी के बेसिस पे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी जब वो सेटल होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका एस वाला कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, तो उसको हम बोल देंगे एडीएस टाइप राइबोसोम्स। और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका एस वाला कोएफिशिएंट कम होगा, उसको हम बोल देंगे 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ओके, दिस इज अबाउट राइबोसोम्स। नेक्स्ट आता है, तो ये था हमारा 7। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीराइबोसोम्स 8। Polyribosomes. So what are the polyribosomes? Polyribosomes क्या होते हैं? ये mRNA के ऊपर आप इस तरीके से कह सकते हो, mRNA के ऊपर, ये mRNA है, mRNA के ऊपर जब एक सीरीज में राइबोसोम्स लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। कुछ नहीं, फंक्शन क्या है कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं। फंक्शन क्या है? इट विल ट्रांसलेट and form दिस इज अबाउट पॉलीराइबोसोम। ठीक है, आगे और कुछ और मीन्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं इसको रेज कर देता हूँ ये वाली स्लाइड को, आप देख लीजिए आराम से। इसके बाद में हमारा कुछ और चीजें रहती हैं सेल में, लाइक हमारे फिम्ब्रिक, सेलाइन फिम्ब्रिक। सो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट 9th, पाइलस एंड फिम्ब्रिक। So these are the structures which helps in attachment। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, कह सकते हो अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? They do not help in motility। तो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, दे हेल्प इन किसमें हेल्प करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। अगर हम इनको डिफरेंसेस की बात करें तो पाइलस जो होते हैं या पिलाई जो होते हैं वो फ्यू होते हैं, कम होते हैं एंड बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं।
फिमरे की अगर बात करें तो ये मैनी होते हैं, ज़्यादा होते हैं और स्मॉल होते हैं। किसके कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं? पाइप पिलाई के कंपैरिजन में छोटे। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम इसके एक स्ट्रक्चर होता है हमारा अभी सॉरी 10th हो गया। सो अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा 10। ओके, सो आगे आएंगी आपकी इंक्लूजन बॉडीज आएंगी। इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? कुछ सैग-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैग-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शन क्या होता है इनका? फंक्शन क्या होता है इनका? इट स्टोर्स, ठीक है, इट स्टोर्स फूड। ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, वैक्यूल। तो वैक्यूल की अगर बात करें तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ओके, फंक्शन की बात करें in order to provide buoyancy, in order to provide buoyancy, buoyancy प्रोवाइड कराने के लिए पास क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। गैस वैक्यूल होते हैं एक्चुअली इनका, इसलिए नाम होता है गैस वैक्यूल्स। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गैस। ये होते हैं। अगर बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये रहेगा हमारा 12th नंबर। 12th नंबर रहेगा यहाँ पे सीलियास। सीलिया होते नहीं है, क्योंकि सीलियास में एब्सेंट होते हैं, सीलिया यहाँ पे नहीं होते, पर लिख दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। सीलिया तो मैं लिखूंगी सीलियास आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सीलिया क्या होते हैं? यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, सीलिया नहीं होते हैं, ठीक है। सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल है, सीलिया। नेक्स्ट आएंगे 13। तो एक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी हेल्प करता है, ठीक है। देखो दिस इज अ thread like structure, which helps in motility। ये होता है हमारा फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट होता है। अगर इसकी फिलामेंट की बात करें तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। तो ये these are parts
कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा बेसल बॉडी, फर्स्ट बेसल बॉडी, ओके। सेकंड हो जाएगा हमारा हुक, और थर्ड हो जाएगा हमारा फिलामेंट या थ्रेड, थ्रेड कह सकते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ से ऐसे, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, इसको बोलते हैं हुक, उसको बोलते हैं थ्रेड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट the organelles of prokaryotic cell। हमने prokaryotic cell के सारे organs के बारे में देखा, organelles के बारे में देखा, उनके functions देखे, और वो सारे हमने कवर कर लिए, कुछ ध्यान नहीं गया इसमें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे types of bacteria on the basis of their shape। बैक्टीरिया की कुछ शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक वाला जो पोर्शन है हमारा वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में हम आएंगे यूकैरियोटिक सेल लेके, ओके। सो मैं ये इरेज कर देता हूं, आई कैन इरेज दैट, और इस स्लाइड में पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सो यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया and on the basis on their shape basis. So there are different types of bacteria, different kinds of bacteria on the basis of their shape. First of all, we are going to draw bacteria, spherical bacteria like coccus. स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है कोकस, इसको बोलते हैं मोनोकोकस, इसको उसका नाम होता है मोनोकोकस। मोनोकोकस कई तरीके के हो सकते हैं, डिप्लोकोकस हो सकता है, इसको डिप्लोकोकस बोल देते हैं। अगर बहुत सारी चेन की तरह से जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। एक हमारा रॉड शेप होता है, एक हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, इस तरीके का बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं बैसिलस। बैसिलस कैसा होता है? रॉड शेप होता है। कैसा होता है? रॉड शेप होता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? लैक्टोबैसिलस, ओके। स्पाइरुलम इस तरीके का बैक्टीरिया होता है, इस तरीके का, इसको बोलते हैं स्पाइरुलम। कौन सा बैक्टीरिया है? स्पाइरुलम। स्पाइरल बैक्टीरिया है, इस तरीके का शेप होता है, और इसकी शेप कैसे रहेगी? स्पाइरल शेप हो जाएगी, स्पाइरल शेप हो जाएगी। कुछ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कॉमा शेप भी होते हैं, है ना, कॉमा शेप होते हैं। थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था इस तरीके से, है ना। कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो, ओके। विब्रियो कैसे होते हैं? कॉमा शेप होते हैं, कॉमा शेप होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका विब्रियो कॉली। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंट ऑर्गेन्स के बारे में, उनके फंक्शंस देखे, डिटेल में हमने स्टडी करा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखे, उनके शेप के बेसिस पे, ठीक है, अलग डिफरेंट टाइप्स काइंड्स के बैक्टीरिया देखे। सो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, ऑर्गेन्स क्या होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब
सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए